गुड इवनिंग। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। क्या हाल है भाई? पहले तो कल के लिए माफी चाहता हूँ, कल क्लास नहीं ले पाया, तबीयत जरा सही नहीं थी यार। हाँ, तबीयत ठीक है, तो ठीक ही है, अब क्या बताएं। वो रह रहे के होगा, पैचेस लगवाने पड़ रहे हैं कंधे पे और इस पे। चलो, क्या पढ़ाना था यार, एक बार याद दिला दो मेरे को। हाँ, इस वीक में ये पहली क्लास है बिल्कुल। और मैंने बात कर ली है, कमिंग वीक से मतलब मंडे से हम पूरा मंडे टू फ्राइडे करेंगे, ठीक। और कल जो कैंसिल हुई है उसको मैं देखता हूँ, कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है। लखनऊ पैक तक हो गया था। अच्छा, गांधीयन एरा स्टार्ट करना था, ठीक है। चलो, तो गांधीवादी युग, ठीक। अब टेक्निकली इसको थर्ड पोर्शन माना गया है 1920 से 47 तक का, ठीक है। पर हम लोग सबसे पहले पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के तौर पे इसको हम लोग करेंगे कवर, ठीक। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। तो पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जो है वो क्या करेंगे, यहां आएंगे। और फिर मैंने आपसे कहा था कि 1900 मतलब साउथ अफ्रीका में वो जो है लगभग 21 साल रहेंगे, ठीक है। मैं देख लेता हूं ना पिछली पीडीएफ में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी राशिद जी, ठीक है। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आती है, पहले लाइव होती है, फिर जब वो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाती है तो फिर आप उसको कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड में, ठीक है। चलो, तो पृष्ठभूमि के तौर पे गांधी जो है वो क्या होगा, 46 वर्ष की अवस्था में, 46 वर्ष की अवस्था में 9th ऑफ जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, भारत वापस लौटे, ठीक है। और कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, एक तो ये कि गांधी ने सबसे पहले 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, भाग लिया था, ठीक है। गांधी participated for the first time in Congress conference in 1901 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। बड़ा ट्रिकी सवाल है, यूपी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यूपी में बहुत पूछा जाता है, पर ये जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो 1915 में लौटे तो फिर इसमें कैसे पार्टिसिपेट किए,
तो बीच में गांधी थोड़े समय के लिए आए थे और स्पेशली वो इस वाले कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए थे। साउथ अफ्रीका के लिए एक जनमत तैयार करने आए थे और कांग्रेस से उसके हिसाब से समर्थन मांग रहे थे। इसी के बाद जब गांधी वहां जाएंगे तो वहां पे वो जो है प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर सवाल पूछ दिया जाए कि गांधी जी ने पहला जिसमें उसमें पार्टिसिपेशन लिया वो कौन सा कॉन्फ्रेंस था, 1901 का कलकत्ता कॉन्फ्रेंस था। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे दिनशा ई वाचा। ठीक, कौन थे अध्यक्ष? दिनशा ई वाचा। ठीक है, दिनशा ई वाचा। सुलेखा दिख जाएगा बेटा, बगल में ही पास्ट क्लासेस में जाके देख लिया करो। दिनशा ई वाचा इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात, भारत में गांधी की पहली सार्वजनिक सभा या उनका अपीयरेंस, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी इन इंडिया, तो वो हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय BHU 1916, BHU 1916। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्लियर है? दिख तो रहा है, मैं एक बार खुद ही देख लेता हूं, रुक जाओ। सारी की सारी क्लासेस बेटा आपको उसमें दिख जाती हैं, पास्ट क्लासेस में दिख जाती हैं, सारी तो क्लासेस दिख रही हैं। ठीक है, बस एक सेकंड दे दो। अरे भाई कहाँ चला गया यार, एक तो बड़ा मुसीबत है।
ठीक है, हाँ बेटा सारी क्लास दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को पढ़ाने दो। ठीक, चलिए, तो भारत में गांधी की पहली जो सार्वजनिक सभा होगी वो कहाँ होगी? बीएचयू में होगी। ठीक है, अब छोड़ दो, अब पढ़ाने दो। हाँ आज पढ़ लो, फिर देखते हैं, अभी हमारे पास फ्री नहीं हो पाए ना, तो पीडीएफ भी रेडी नहीं कर पाए, कर देंगे, कोई नहीं, अब तो कल कल भर और पढ़ा लेने दो। ठीक है, तो गांधी की पहली सार्वजनिक सभा जो है वो बीएचयू में होगी। यहीं से जब वो लखनऊ जाएंगे तो यहां से गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने, लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात, जहां उनकी मुलाकात किससे होगी? तो राजकुमार शुक्ल से, शुक्ल से हुई। तो ही मेट विद राजकुमार शुक्ल, गांधी मेट विथ राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल इन लखनऊ, इन लखनऊ कॉन्फ्रेंस 1916। अब आपके जो राजकुमार शुक्ल थे, आपके जो राजकुमार शुक्ल थे, वो क्या करेंगे? वो चंपारण के बारे में गांधी को बताएंगे। तो यहां से फिर गांधी जो है वो निकल जाएंगे चंपारण। कहां निकल जाएंगे? चंपारण। और यहां क्या चलेगा? चंपारण सत्याग्रह चलेगा, चंपारण मूवमेंट चलेगा। ठीक, मैंने आपको बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, बताया था ना पिछली क्लास में, उनसे गांधी जी ने सलाह मांगी कि सर मेरे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, मैं तो रहा भी नहीं हूं ज्यादा। तो वो बोलेंगे कि भाई तुम पहले पूरा इंडिया विजिट करो। तो गांधी अपना इंडिया विजिट करने निकल जाएंगे। लखनऊ कॉन्फ्रेंस में गांधी जो है वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो यहीं पर उनकी मुलाकात होगी और वहां से निकल जाएंगे कहां पर? चंपारण। तो वहां क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह होगा। वहां क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह होगा। ठीक है, अब रही बात चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह में ये बता दूं आपको कि वहां पर क्या था, वहां पर क्या था? तो 1 बीघे के 3 कट्ठे में, 1 बीघे के 3 कट्ठे में नील की खेती होती थी। और 1 बीघे के 3 कट्ठे हिस्से में नील की खेती अनिवार्य थी। ये तो इसीलिए इस पद्धति को आप क्या बोलोगे? 3 कठिया। क्या बोलेंगे? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया मतलब 3/20 पद्धति। तो क्यों होगा ये आंदोलन? ये होगा नील बागान मालिकों के, नील बागान मालिकों के विरुद्ध किया गया आंदोलन। नील बागान मालिकों के विरुद्ध किया गया आंदोलन। मूवमेंट अगेंस्ट, मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। ठीक, इंडिगो फार्म ओनर्स या इंडिगो प्लांटर्स। ठीक, क्लियर है?
क्लियर है? इंडिगो फार्मिंग से क्या दिक्कत थी लोगों को? ठीक है, अब आ रहे हैं उसी पे। पहले ये पॉइंट क्लियर है, अब जरा सा पीछे ले चलता हूं। ठीक है, देखो भारत का जो ये हिस्सा था, मतलब बंगाल वाला हिस्सा और बिहार वाला हिस्सा, तो आपको पता है ये तो साथ ही में था ना। पहले बंगाल बिहार बिहार ये सब तो साथ में ही था। 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो बिहार और उड़ीसा को एक साथ कर दिया गया, बंगाल फिर भी अलग रहा। और आपने ये सुना होगा कि 1859 में नील विद्रोह हुआ था। बहुत ध्यान से समझना, इसको सवाल आएगा यहां से। 1859 में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। तो अब यहां दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि यार जब ऑलरेडी एक बार नील आंदोलन हुआ था और उस समय WS सीटनकार को अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने बोला था कि ठीक है भाई, जब तक चल रहा है तब तक काम चल जाने दीजिए, अब इसके बाद किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दरअसल नील की खेती में, नील की खेती जो होती थी, फार्मिंग ऑफ इंडिगो जो होती थी, नील का इस्तेमाल किस लिए होता था? कपड़ों को रंगने में। यूरोप में क्या होता था, कपड़ों की रंगाई के लिए ना नेचुरल कलर यूज किए जाते थे, जो कि आपके फूल पत्तियों से तैयार होते थे, ठीक है, पेड़ों से तैयार किए जाते थे। तो वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होते थे, धुंधले पड़ने लगते थे। और जिस कपड़े को कलर करने में कूल ब्लू कलर यानी इंडिगो का कलर इस्तेमाल होता था, तो उससे थोड़ा कपड़ा निखर कर आता था, उस पर फिर प्रिंटिंग विंटिंग होती थी तो वो और बेहतर लगता था। तो इंडिगो की डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि 1890 तक आते आते ब्रिटिश मार्केट में 95% इंडिगो जो यूज होती थी वो इंडिया से जाती थी। तो भारत में लोगों ने क्या किया, बहुत तेजी से नील की खेती स्टार्ट कर दी। अब ये खेती दो तरीके से होती थी। नील की खेती जो है वो दो मेथड थे इसके। नील की खेती के क्या थे? दो मेथड थे। एक मेथड को हम कहते हैं निज, क्या कहते हैं? निज। और दूसरा होता है रैयती। दूसरा क्या होता है? रैयती। रैयती मतलब पीजेंट, पीजेंट या किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। तो कुछ खेती होती थी जिसमें किसान अपनी जमीन पर क्या करते थे? किसान अपनी जमीन के, अपनी जमीन के 25% लैंड पर, 25% भूमि पर नील की खेती करता था। भूमि पर नील की खेती करता था। एक चौथाई हिस्से पे किसान क्या करता था? नील की खेती करता था। दिक्कत यह थी कि नील की जो फसल होती है, इंडिगो की जो फसल होती है, वो बहुत पानी सोखती है। तो आप अगर मान लीजिए कि आप अपनी जमीन के 25% पे नील की खेती कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये इतना पानी सोखेगी कि बगल वाली जो जमीन होगी वो क्या होने लगेगी? बंजर होना शुरू हो जाएगी। और इस पर किसान अपनी मेन फसल उगाता था। नील की खेती तो वो अंग्रेजों के लिए उगाता था, अंग्रेज कम पैसे पे उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे, फिर उनको एडवांस दे देते थे, फिर अपना एडवांस वापस ले लेते थे, तो उसके पास पैसा बहुत कम बचता था। जब उसकी अपनी जमीन बंजर होने लगेगी तो वो परेशान होगा, भाई लगान कहां से देगा, क्योंकि अंग्रेजों ने जमीन पे टैक्स लगा रखा था, तो लगान मांगने में दिक्कत। अब लगान उसको समय पे नहीं देगा तो अगली बार उसको दुगना लगान देना पड़ेगा। तो फिर वो महाजन के पास जाता था, महाजन इससे जमीन का कागज रखवा लेता था। बेचारा फंस गया कर्जे में, तो अंत में विद्रोह नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो जो आप 1859 वाला जो रिवोल्ट देख रहे हैं ना, वो रिवोल्ट दरअसल कौन सा रिवोल्ट है? इनका वाला रिवोल्ट है, जो किसानों ने किया। ये रिवोल्ट बेसिकली कहां होगा? बेसिकली बंगाल में होगा। बेसिकली कहां होगा? बंगाल में। चूंकि नील की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, इसलिए यूरोप के बहुत सारे लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया और उन्होंने क्या किया? बिहार वाली साइड में खासकर
बिहार में क्या किया, बड़े बड़े नील के बागान बना दिए गए। ठीक, इंडिगो प्लांटेशन हो गया। क्या हो गया, इंडिगो प्लांटेशन हो गया। और इस बागान में जो खेत मजदूर काम करते थे, खेत मजदूर ही कह सकते हैं उनको, या इनको हम किसान कह सकते हैं, जिनके साथ क्या किया गया, समझौता कर लिया गया कि आप अपने हिस्से के इस वाले पार्ट पर आप खेती करिए। तो इन बागान मालिकों ने किसानों के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया और बोला कि आप जो है अपने जमीन के 3/20वें हिस्से पर क्या करिए, खेती करिए, हम आपसे डायरेक्ट क्या कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। ये किसानों से भी समझौता करते थे और अपने बागानों में भी क्या करते थे, खेती कराते थे। पर हुआ ये कि जर्मनी में 19 सेंचुरी के एंड तक आते आते जर्मनी में वोड रंग इस्तेमाल होने लगे, वोड कलर यूज होने लगे। क्या कलर यूज होने लगे, वोड कलर यूज होने लगे, जिनसे डाई करने का काम करते थे। क्या करने का काम करते थे, डाई करने का काम करते थे। और इसने धीरे धीरे इंडिगो को मार्केट से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो पहले बहुत डिमांड थी इंडिगो की, पर 19 सेंचुरी के एंड तक जाते जाते इंडिगो की डिमांड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब आप एक बात बताओ, अगर आप बागान के मालिक हो तो आपको तो मजदूरी देनी है ना किसान को, पर अब आपका मार्केट बचा नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो आप इनको पैसा देना चाहोगे, जो लोग खुद की जमीन पे खेती कर रहे हैं या खेत मजदूर के टाइप से खेती कर रहे हैं, क्या आप इनको पैसा देना चाहोगे, इनको पैसा देना चाहोगे, बोलो। नहीं देना चाहोगे, और आप नील की खेती भी नहीं करना चाहोगे, आप जो है वो नील की खेती भी नहीं करना चाहोगे। तो बागान मालिक तरह तरह के बहाने बनाने लगे पैसा देने में, या जो किसान थे वो जब मना करने लगे तो उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए वो तरह तरह की उसके शर्तें रखने लगे, बहुत कम कंपनसेशन देने की बात करने लगे कि इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसान क्या होगा, परेशान होगा, और परेशान होगा तो फिर उसके लिए क्या होगा, पैसे की दिक्कत होगी। तो राजकुमार शुक्ल जाकर क्या होंगे, मिलेंगे गांधी जी से कि आप आइए भाई, देखिए बड़ी समस्या चल रही है। मोहम्मद हारून राशिद कह रहे हैं सर बिहार वाला समझ नहीं आया। अरे भाई, बिहार में नील की खेती, बिहार में ना 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है, उसके तीसरे हिस्से में नील की खेती करा रहे थे। 2 तरह की खेती बिहार में भी चल रही थी। बागान मालिकों ने किसानों, जैसे मान लीजिए आप बड़े किसान हैं, आपके पास ज्यादा जमीन है, मैं बागान मालिक हूं, तो मैंने आपसे समझौता कर लिया कि भाई 3/20वें हिस्से में आप नील की खेती उगाओ, आपका नील तैयार होगा, मैं आपसे ले लूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। और कोई ऐसा किसान है जिसके पास अपनी जमीन नहीं बची है, बहुत थोड़ी जमीन है, तो उससे एग्रीमेंट कर लिया कि तुम मेरे प्लांट में आके खेती करो, जो मैंने बागान बना रखे हैं नील के, तुम वहां आकर खेती करो। तो जो मेरे अंडर खेत मजदूर के तौर पे काम कर रहा है किसान, उसकी सैलरी टाइम से नहीं जा रही है, क्योंकि नील की खेती ही बंद हो गई है, नील की डिमांड ही बंद हो गई है। और आपने, जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाह रहे हो। आप तोड़ना चाह रहे हो तो मैं उस पर शर्तें रख रहा हूं कि नहीं देखिए इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा। आप बोल रहे हो कि भाई मेरा ना 75,000 रुपए निकल रहा है, आप मेरे को दे दीजिए, मेरे को नील की खेती नहीं करनी। मैं आपसे बोलूं कि नहीं 75,000 तो नहीं निकल रहा साहब, आपका जो है वो कुल मिला के ये इतना ही पैसा निकल रहा है, 30-40 हजार निकल रहा है, इतना आप ले लीजिए, और ये भी अभी हम टुकड़े टुकड़े में देंगे, अभी खेती वेती बंद हो गई तो अगले 3-4 साल में देंगे। तो आप परेशान होगे कि नहीं होगे, बोलो भाई हारून रशीद जी, बोलिए, परेशान होंगे। ठीक है, और जब आप परेशान होंगे तो फिर आप किसी ना किसी से क्या करेंगे, मदद मांगेंगे। तो चंपारण से ही राजकुमार जो है वो निकलकर गया कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में,
और राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में जाके गांधी से क्या करेगा, मदद मांगेगा, तो गांधी क्या होंगे, वापस आएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। इसलिए चंपारण आंदोलन आपको बिहार में दिखता है, जबकि नील विद्रोह आपको कहां दिखता है, बंगाल में। नील विद्रोह कहां दिखता है, बंगाल में। क्लियर, चलो बढ़ जाए आगे। देखो, तो चंपारण में गांधी ने सत्याग्रह आयोजित किया, सत्याग्रह आयोजित किया, जो उनके द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, किया गया पहला सत्याग्रह था। तो इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी इन इंडिया। ठीक है, हाँ बेटा, राजकुमार शुक्ल पूरा नाम था। ठीक है, ठीक है, तो 1917, ठीक है, 1917। इस दौरान गांधी की मुलाकात, गांधी की मुलाकात राजेंद्र प्रसाद, ठीक, गांधी की मुलाकात किससे किससे होगी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक, महादेव देसाई, अरे इसको जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो भाई, महादेव देसाई, यही क्वेश्चन आएगा, यही वाली लाइन आएगी जो लिखवा रहा हूं, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी और सी एफ एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज से हुई। और भी नेता थे, आप इतना नाम याद रखिएगा, ठीक है, और भी स्थानीय नेता थे, आप इतना नाम याद रखिएगा। ठीक, किससे किससे मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई जो बाद में गांधी के पीए बन गए, जेबी कृपलानी और सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज वो व्यक्ति थे, इन्हें गांधी ने, इन्हें गांधी ने बाद में दीन बंधु, दीन बंधु का मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द पीपल, दीन बंधु की, दीन मतलब होता है पीपल, बंधु का मतलब क्या होता है, दोस्त या भाई, दीन बंधु की उपाधि दी थी। क्लियर है, बताइए, क्लियर है। क्लियर है, उपाधि मतलब टाइटल, हाँ, टाइटल ऑफ दीन बंधु was given by गांधी, फ्रेंड ऑफ द पीपल। ठीक है, अच्छा, और नोट करके क्या लिखेंगे, गांधी के चंपारण आंदोलन का, चंपारण आंदोलन का विरोध
एनजी रंगा द्वारा किया गया। ठीक। चंपारण मूवमेंट ऑफ गांधी was opposed by एनजी रंगा। क्लियर है? एनजी रंगा क्लियर है। चितरंजन दास को भी दीनबंधु बोला जाता है, बस दीपिका जी यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। चितरंजन दास को देश बंधु बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ द नेशन। चितरंजन दास को देश बंधु बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ द नेशन। इनको दीन बंधु बोला जाता है। ठीक है। सीएफ एंड्रूज कौन थे, कहां से थे? यहीं के थे, मतलब इंग्लिश थे, एंग्लो इंडियन थे। क्लियर है? ठीक है। दीन का मतलब नहीं, गरीब नहीं होता है। दीन का शाब्दिक अर्थ, दीन का शाब्दिक अर्थ पीपल होता है। वो दीन को लोगों ने बना दिया दीनहीन। ठीक है। एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है बेटा कि जैसे बहुत सारे लोग जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तो ऐसा नहीं कि जितने अंग्रेज आए थे सब दुष्ट ही थे, कुछ अच्छे भी रहे होंगे। तो वो कुछ लोग यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ के लड़कियों से शादी वादी की, मतलब वाइफ के तौर पे उनको अपनाया। अब ये जो ब्लड मिक्स हुआ अंग्रेज का और भारतीयों का, इनकी जो संतानें होंगी वो एंग्लो इंडियन कही जाएंगी। इससे पहले कि तुम बोलो राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ नागरिकता के कुछ नियम है। ठीक। तो अब मत लिखिएगा, क्योंकि अब उसका जवाब देने में 5 मिनट और खराब होगा। ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट वॉज अपोज्ड बाई एनजी रंगा। ठीक है। अच्छा, बागान मालिकों ने, बागान मालिकों ने के विरुद्ध, के विरुद्ध आंदोलन को देखकर सरकार ने, सरकार ने स्लाई कमीशन गठित किया। ठीक। स्लाई कमीशन बनाया, एफजी स्लाई पूरा था। स्लाई कमीशन गठित किया और गांधी को, गांधी को इसका एक सदस्य, तो गांधी जी भी इसके एक क्या थे? मेंबर थे, सदस्य नियुक्त किया गया। उनको भी अपॉइंट कर दिया गया। गांधी जी को भी क्या किया गया? अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है। अरे नहीं भाई, गरीब नहीं होता है, दीन का मतलब पीपल होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्लाई कमीशन एंड गांधी was appointed, Gandhi was appointed a member in it. ठीक है। अब इस चीज को लेके ये हुआ कि जगह जगह सबके बयान रिकॉर्ड किए गए, तो पता चला सरकार को कि हाँ यार दिक्कत तो है। तो लेकिन अब सरकार पूरा मुआवजा वापस करती तो फिर सरकार की बेइज्जती हो जाती। तो एक तरह से जो मुआवजा निकाला गया वो कितना निकाला गया? वो 25% निकाला गया। तो बागान मालिक जो है, बागान मालिक मतलब प्लांटेशन ओनर्स जो थे, 25%, ध्यान देना कितना?
25%, ये सवाल आ सकता है। 25% मुआवजा देने को तैयार हुए। कंपनसेशन कितना? 25% कंपनसेशन, 25% कंपनसेशन, ठीक है। 25% मजदूरी देने को तैयार हुए, ठीक है। 25% कमीशन देने को ही तैयार हुए, मतलब उतनी ही रकम वापस करने को तैयार हुए, क्योंकि गांधी जी ने आयोग को यह समझाया कि ये जो तिनकटिया सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए और बागान मालिक जो अवैध रूप से वसूल रहे हैं उसको वापस करना चाहिए, पर 25% ही रकम वापस देने को तैयार हुए। रकम वापस देने को तैयार हुए कि हम 25% डेट ही क्या करेंगे, वापस करेंगे। गांधी ने इसके लिए हामी भर दी। गांधी ने इसके लिए हामी भर दी। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे गांधी जी का क्या किया, थोड़ा सा मतलब नाक भौं भी सिकोड़े कि कंपनसेशन बेटा, ठीक है। ठीक है। रंगा बेटा वहां के किसान नेता थे, तो उनको लग रहा था गांधी जी उनके कार्य क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, ठीक। क्या हो गया भाई शिखा, रजिया क्या बात हो गई बेटा, क्या दिक्कत आ गई? देखो यार यहाँ ना तार है छोटा जरा, तो तुम लोग हमको बार बार दौड़ाओ मत, एक बार में समझा दो क्या परेशानी है, बोलो। तो बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के इस मूवमेंट का क्या कर रहे, अच्छा कोई परेशानी नहीं है तब ठीक है। बहुत सारे लोग गांधी जी के इस मूवमेंट का, इस वाले पॉइंट का विरोध कर रहे थे कि नहीं तैयार होना चाहिए था। तो गांधी जी ने समझाया कि जो आपको 1 रुपया देने को तैयार नहीं था, अब वो ऐसे ही आपका शोषण करते रहते और आपको एक सिंगल रुपया वापस नहीं करते, अब आप उससे 25% का मुआवजा ले रहे हैं, वो भी उन्हीं की सरकार के द्वारा, तो ये तो उनके लिए बेइज्जती वाली बात हो गई। तो वो खुद ही कुछ दिन में छोड़ के चले जाएंगे, और वही हुआ। विद इन अ डिकेड सारे जो प्लांटेशन ओनर्स थे सब भाग गए यहां से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो चंपारण से उनका जो स्थिति थोड़ी सी सही हुई, तो गांधी जी का कद बढ़ गया ना भाई। आप अपने देश में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुका ले गए और उससे कमीशन भी ले लिया वापस किसानों के लिए, तो इससे बड़ी तो उनके लिए कोई मतलब जिसको कहते हैं बेइज्जती वाली बात हो ही नहीं सकती। और गांधी जी ने तो चंपारण पहुंचते ही बेइज्जत करना शुरू कर दिया था। जब वो गए तो वहां का कमिश्नर था, उसने मना कर दिया कि आप नहीं घुस सकते चंपारण में। चंपारण के रेलवे स्टेशन पे जब गांधी उतरे तो धारा 144 लगा दी गई वहां पे, और धारा 144 का मतलब होता है किसी तरह की गैदरिंग नहीं हो सकती। उनको उठा के गांधी जी को बोला कि अगर आप आओगे तो हमें आपको जेल बंद करना पड़ेगा। गांधी जी बोले बंद कर दो, हम तो अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है इससे, आप कुछ गलत नहीं किए तो आप काहे परेशान हो रहे हैं। तो बोले फिर तो आपको जेल में डालना पड़ेगा, तो बोले बंद कर दीजिए। तो गांधी जी जेल में बंद हो गए। अब जितने दिन गांधी जेल में होते जनता और भड़कती बाहर। तो अंग्रेज बोले सब कि बेल बॉन्ड साइन करके छूट जाइए। बोले हम कोई बॉन्ड वॉन्ड साइन नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम किए ही नहीं है। तो बोले आपको और जेल में रखा जाएगा। बोले ठीक है रखिए, क्या दिक्कत है, हम तो मस्त जेल में बढ़िया है, खाना वाना दे ही रहे हैं, आप लोग किताब उताब पढ़ ही रहे हैं, भजन वजन करते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। जितने दिन गांधी जेल में उतने ज्यादा जनता जो है बाहर भड़की, ऐसा लगा कि पुलिस स्टेशन पे हमला हो जाएगा। फिर अंत में जो है जज साहब ने उनको बेल बॉन्ड पे साइन किए बिना ही क्या कर दिया, रिहा कर दिया, वार्निंग देके छोड़ दिया। तो गांधी जी की वैसे ही जीत हो गई। जेल में रखो तो मुसीबत, छोड़ दो तो हाँ देखो गांधी जी को छोड़ दिए सब। तो रातों रात वो आदमी क्या हो गया, जनता का लीडर बन गया। जिस लीडर की हम तलाश कर रहे थे 1916 तक, हमें वो लीडर चंपारण मूवमेंट ने दे दिया। और यही वजह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण
सत्याग्रह के बाद गांधी को महात्मा की टाइटल दी, महात्मा की उपाधि दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी टाइटल दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर gave the title of महात्मा to गांधी। ठीक है। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कह दिया? गुरुदेव। गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। दोनों लोग एक दूसरे को उपाधि देती है। गुरुदेव की उपाधि दी, गुरुदेव की उपाधि दी। ठीक है। अच्छा, चंपारण से सक्सेस मिली तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा तो अगला क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद सत्याग्रह, या इसे हम अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहते हैं। आंदोलन भी कहते हैं, मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक। यहां मजदूरों ने बोनस के मुद्दे पर मिल मालिकों के विरुद्ध, मिल मालिकों के विरुद्ध, स्पेशली एक मिल मालिक थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। साराभाई मिल मालिकों के विरुद्ध हड़ताल कर दिया था। हड़ताल कर दिया था। तो अहमदाबाद स्ट्राइक हो गई। इसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ अहमदाबाद मिल। स्ट्राइक ऑफ अहमदाबाद मिल। ठीक है। ये बात है 1918 की। इस समय यहां पर प्लेग का बोनस मिलना था। ठीक है। और उसके लिए क्या हो रहा था? ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा था वहां पर? आंदोलन चल रहा था। ठीक, आंदोलन चल रहा था। गांधी जी पहुंचेंगे तो गांधी ने पूरा मैटर जानने के बाद गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल की। पहली बार भूख हड़ताल की। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी। ठीक है। ठीक है। अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन जो कि अंबालाल साराभाई की बहन थी,
उन्होंने गांधी का साथ दिया, गांधी का समर्थन किया। आप शायद नहीं देख पा रहे हैं पर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रही है। चंपारण मूवमेंट जो था, अरे काहे तुम डेट के पीछे पड़ी हो दीप्ति, डेट की जरूरत नहीं है बेटा। चंपारण मूवमेंट जो था वो आपका क्या था, बागान मालिकों के विरुद्ध था, अंग्रेज बागान मालिकों के विरुद्ध। और अहमदाबाद सत्याग्रह किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट इंडियन मिल ओनर्स, अगेंस्ट इंडियन मिल ओनर्स। तो दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडियन मिल ओनर्स। यानी गांधी क्या कर रहे हैं, गांधी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर गलत करने वाला भारतीय होगा तो मैं उसके विरुद्ध भी क्या हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा ना। ठीक है, उसके विरुद्ध भी क्या हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, चंपारण बेटा 1917 में। ठीक, और मजदूरों को उनका बोनस क्या हो गया, मिल गया। मतलब पूरा नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था उससे थोड़ा कम मिला, पर जो वो डिमांड कर रहे थे वो मान गए थे। इसी दौरान गांधी ने दोनों के बीच सहयोग की बात की। तो इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रस्टीशिप को हिंदी में कहते हैं न्यासिता का सिद्धांत। एक न्यास बनाना, एक ट्रस्ट बनाना। तो उन्होंने कहा कि एक न्यास होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी सिद्धांत दिया, जो कि मिल और मजदूर दोनों के सहयोगों से, मिल मजदूर और मिल मालिक दोनों के सहयोग से चलनी चाहिए, दोनों के सहयोग से चलनी चाहिए। अच्छा, ईयर पूछ रही हो, हमको लगा डेट के लिए काहे इतना परेशान हो। ईयर बेटा 1917 था। ठीक है, ठीक। अब यहां एक बात बता दूं, आपकी एससीईआरटी की किताब में, आपकी जो एससीईआरटी की किताब है उसमें लिखा है अहमदाबाद मिल जो मजदूर थे वो प्रथम विश्व युद्ध में जो महंगाई बढ़ गई थी उसको लेकर वो अपनी सैलरी की डिमांड कर रहे थे, उसको लेकर वो सैलरी की डिमांड कर रहे थे। एक्चुअल बात यह है कि ये बोनस को लेकर डिमांड कर रहे थे, पर आपकी एससीईआरटी में लिखा है कि वो वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वेतन में, सैलरी इंक्रीमेंट, वेतन में वृद्धि की मांग। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, बताइए, क्लियर है? क्लियर है? एप्लीकेशन पे कुछ वीडियो आपकी अपलोड नहीं है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये एप्लीकेशन उस तरह का नहीं है। पास्ट क्लास में जाके देखो, एप्लीकेशन पीडीएफ सब अपलोड है बेटा। ठीक है, और यहां से निकलकर, ठीक, अहमदाबाद सत्याग्रह से निकलकर गांधी जाएंगे खेड़ा। ठीक, तो यहां पर आपसे क्या होगा, एक क्रम पूछा जाता है, तो क्रम याद रखिएगा कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। तो अगर आपको सन नहीं भी याद है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, बस आपको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या होगा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, खेड़ा कहां है, तो खेड़ा है गुजरात में। खेड़ा कहां है, गुजरात में। यहां कौन सा आंदोलन चल रहा था, यहां चल रहा था लैंड रेवेन्यू रिडक्शन, लैंड रेवेन्यू रिडक्शन मूवमेंट। यहां पर फसल खराब हो गई थी पर सरकार जो है वो ज्यादा लगान
लगा रही थी, तो लगान में कमी की मांग को लेकर, लगान में कमी की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा था, आंदोलन चलाया जा रहा था। और यहां के जो लीडर थे, तो इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान गांधी की मुलाकात, गांधी किससे मिलेंगे, मीटिंग ऑफ गांधी किससे होगी, गांधी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से हुई। गांधी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से हुई। तो गांधी मेट वल्लभ भाई पटेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन खेड़ा मूवमेंट 1918 में, 1918 में। तो चंपारण आपका होता है 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, और खेड़ा भी होता है 1918 में। और इसीलिए इसका क्रम लगाने के लिए आता है। तो अगर क्रम लगाने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा क्रम क्या होगा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। क्लियर है पॉइंट, बताइए। गांधी जी ने केक खाया, एक तो तुम लोग जो है इतना बना देते हो ना वो शॉर्ट ट्रिक, एग्जाम हॉल में यही भूल जाओगे कि गांधी जी ने केक खाया, ये बनाए किस लिए थे। ठीक है, लिंक सेंड कर दूं किस चीज का, देखो किसी और ने ट्रिक बनाया, ट्रिक चक, सही है भाई। करंट अफेयर्स की चलवा देंगे लास्ट में, तो बाकी लोगों से बोल दिया करो यार, तुम लोग सब कुछ हमसे बोलते हो, सब लोग कहेंगे कि ठीक है। खेड़ा किस स्टेट में, गुजरात में। तो यहां जब आएंगे ना गांधी, तो वल्लभ भाई पटेल चले जाएंगे बारदोली में, गुजरात में ही एक और जगह थी बारदोली, ठीक है। तो वल्लभ भाई चले गए बारदोली में और गांधी ने खेड़ा में फिर कमान संभाल ली। फिर खेड़ा में भी उन्होंने सरकार से बातचीत करके उसको एक मिनिमम लेवल पर ले आए वो। और दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल बारदोली में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया से लीड कर रहे थे। और वहीं बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल दी थी बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन मूवमेंट। ठीक, तो कुछ किताबों में अब लिखते हैं कि गांधी ने उनको सरदार की टाइटल दी, जो कि सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल कहां मिली थी, बारदोली में। वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि कहां मिली, बारदोली की महिलाओं द्वारा, बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार बाय द विमेन्स ऑफ बारदोली। वल्लभ भाई पटेल was given the title of Sardar by the women's of बारदोली। क्लियर है, क्लियर है।
हाँ बेटा, होगी होगी, बुक वुक होगी, पर वो सब क्या करोगे पढ़ के? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। जब कोर्स ज्वाइन कर लिए फिर कुछ बुक और ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? कोर्स ज्वाइन कर लिए तो चुपचाप कोर्स पढ़िए। सर क्लास 6 दिन करिए। मोहम्मद हारून राशिद जी, मंडे से आपकी क्लास 6 दिन तो नहीं हो पाएगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, और मंडे से ऐसे लिख लिख के नहीं पढ़ाना रहेगा तो थोड़ा सा और चीजें कवर हो जाएंगी। ये लिखने में बहुत समय खराब होता है, ठीक है? लिखने में बहुत समय खराब होता है। बारदोली कहाँ है? बारदोली भी बेटा गुजरात में ही है। बारदोली कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है, ठीक है? ये भी गुजरात में ही है, ठीक। चलिए, अब मेरी 9 बजे क्लास है, कल मिलते हैं आप लोगों से। कल इसके आगे देखेंगे कि गांधी एक बड़े मूवमेंट के लिए कैसे तैयार होंगे, यानी असहयोग आंदोलन के लिए, जिसमें रॉलेट एक्ट ने बहुत बड़ी भूमिका तय की थी, ठीक। चलिए फिर आज इतना ही। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं 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 करना होगा विनीता जी। सर राजकुमार शुक्ल का गांव कहाँ था? बेटा चंपारण था। अब चंपारण में भी कोई गांव रहा होगा तो आप पता कर लीजिए, इतना हमको नहीं मालूम है, ठीक है? और हमको नहीं लगता ये पूछा जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे कि नहीं जानना ही है कि चंपारण में भी कौन सा गांव था, तो कल बता देंगे पता करके, ठीक है? टाटा बाय बाय। देखो कोई बता तो रहा है गांव कहाँ था, टेहरी पूछेगा। लिख लो भाई सब लोग। अच्छा ठीक है, तो कोई बता तो रहा था टेहरी वेरी की, पता नहीं कौन सा, कल देख लेंगे।